नमस्कार साथियों, मैं श्रीराम सैनी आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ गया। जैसा कि आप सभी को सूचना लग भी चुकी होगी कि आज हम सब लोग आरपीएससी में आए थे और आरपीएससी में हमारा एक शिष्टमंडल अंदर वार्ता के लिए भी गया था। जो एक शिष्टमंडल हमारा पहले जाता है संयुक्त सचिव के बाद, उसके बाद हमारी बात होती है सचिव मैडम से। दोनों से बात होने के बाद हमने जितनी भी जानकारियाँ जिस तरीके से लेनी होती है वो हमने अंदर से लेने की कोशिश करी। साथियों, मैं कुछ बातें आपको क्लियरली नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो बातें हमें गुप्त गोपनीय रखनी है। लेकिन जो ज़रूरी मुझे लगता है आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, और कितने भी हमारे कोई भी दुश्मन लोग हो या कोई भी विपक्ष पार्टी का हो, वो अगर सुन भी लेगा तो मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई हमें दिक्कत आनी है। अब मैं कुछ तथ्यों के साथ में आपके सामने सभी जानकारियाँ रखने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जब हम संयुक्त सचिव जी से हमारी बात हुई थी, मतलब तो कहीं न कहीं हमें ये लगा कि वो उनके ऊपर थोड़ा-सा कहीं प्रेशर क्रिएट कर रहा था। अब वो प्रेशर किस चीज़ का था वो हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमें उनका बात करने का रुख जो लगा वो बिल्कुल एक तरीके से नकारात्मक भाव से लगने लगा था। इसके साथ ही हमारा जो शिष्टमंडल बाद में गया, उनको एक चीज़ बताई गई। देखो, जब सचिव जी संयुक्त सचिव जी से जब बात हो रही थी तो 2 ही बातों में बात कर रहे थे, आई डोंट नो और नो कमेंट। मतलब उनको एक तरीके से बात करने में भी थोड़ी-सी नॉर्मली परेशानी हो रही थी। इसके साथ फिर हमारा शिष्टमंडल सचिव जी के पास गया, जो कि उनका सीधा-सा एक जवाब था कि बेटा देखो, जो कमेटी करेगी वो होगा आपके साथ में, और इसमें कमेटी का निर्णय ही सारा कुछ होगा, और इसमें टाइम कितना लगना है वो भी हम आपको नहीं बता सकते। तो कुछ इस तरीके से उनकी बात हुई। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा भाइयों कि कमेटी बैठेगी और उसका जो भी निर्णय होगा, कमेटी का जो भी निर्णय होगा वो आप मान के चलें अंतिम निर्णय होगा। इसके साथ ही मैं आपको कुछ जो आज हमने तथ्य संयुक्त सचिव और सचिव जी के साथ रखने की कोशिश की थी, हम किन तथ्यों के साथ में उनके पास गए थे, क्या जानकारियाँ थी, वो मैं आपको सभी को सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक थोड़ा-सा एक सभी की सहमति से, आप सभी की राय से एक डिसीजन लिया गया, वो था कि अब हम कल से धरना देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बात किसी भी प्रकार से नहीं बनी और हमें अब हमारी भर्ती प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया बहुत ज़्यादा उलट-फेर में उलझने की पूरे-पूरे चांसेस दिख रहे हैं। तो हम अब हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं और कहीं न कहीं हमें अब ज़मीन पर कार्य करने की नौबत आ चुकी है। देखिए, मैं आपको पहले तो बता देता हूँ, 17 फरवरी से पहले, यानी कि 18 फरवरी को हमारी काउंसलिंग हुई थी। 17 फरवरी से पहले केस जो भी लगे हुए थे, कोर्ट क्या कह रहा था कि नियुक्ति कोर्ट के अधीन ही रहेगी। कोर्ट यही कह रहा था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, अचानक अचानक नियुक्ति के समय यह प्रक्रिया कोर्ट द्वारा सडनली रोक दी जाती है। अब ये रोक दी आदेश की प्रति में, जबकि है ना, कोर्ट के आदेश की प्रति में स्टे जैसा कहीं भी ऑर्डर नहीं है। आरपीएससी के नामी वकील, जिन पर आरएएस केस में सही जवाब नहीं देने पर पहले भी जुर्माना लगाया जा चुका है, जैसे कि आपको इस चीज के भी बारे में मालूम होगा, ऐसे वकील की दलील पर आपने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगवा दी। किसने? आरपीएससी ने। क्यों? क्योंकि पक्ष मजबूती से रखा ही नहीं। और कौन से वकील थे वो? जिनका ऊपर पहले से भी वो एक तरीके से जुर्माना लग चुका है आरएएस केस में। अब मैं बात करता हूँ आगे की। अगर विषय विशेषज्ञ गठित करने से सभी विषयों के प्रश्नों में किसी भी प्रकार का उलटफेर होता है, भाइयों, अगर किसी भी प्रकार का उलटफेर होता है इस एक्सपर्ट कमेटी से, तो चयनित अभ्यर्थियों के हित जो है बड़े खतरनाक तरीके से प्रभावित होंगे। साथ ही संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया विलंब होती तो दिख ही रही है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को मानसिक अवसाद से गुजरना पड़ रहा है, जैसे कि आपको भी पता है। अच्छा, एक चीज मैंने इनको बताना चाहा हमारे साथियों के माध्यम से, आरपीएससी की जो छवि है, साख है, उस पर गहरा प्रभाव तो पड़ेगा ही। सभी भर्तियों के बेरोजगारों में आरपीएससी के प्रति अविश्वास भी बढ़ेगा। तो ये हमने बताने की कोशिश की, लेकिन हम इस चीज में भी नाकामयाब रहे क्योंकि इनका रुख थोड़ा सख्त था जब हम इनसे बात करने के लिए गए। तो जो अभ्यर्थी उलटफेर से बाहर हो गए, तो जाहिर सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और अपनी दलीलें रखेंगे। अब वो क्या दलीलें रखेंगे, देखो, सबसे पहले आरपीएससी के द्वारा अब तक क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, आंसर की जारी कर दी जाती है ना। आंसर की जारी करने के बाद आरपीएससी ने आपत्ति मांग ली थी। इसके बाद कुछ जो विवादास्पद क्वेश्चन थे जिन पर आपत्ति लगानी थी बच्चों को, सभी को, तो उन्होंने आपत्ति भी लगा दी, वो भी प्रूफ के साथ में। अब मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई, इसके बाद आरपीएससी अपने स्तर पर विषय विशेषज्ञ टीम बनाकर आपत्तियों का निस्तारण और संशोधित करके अंतिम आंसर की जारी कर देती है, ठीक है, और परिणाम भी जारी कर देती है। लास्ट में हमारी काउंसलिंग का प्रोसेस भी खत्म हो जाता है, हमें स्कूल तक अलॉट कर दी जाती है। लेकिन अब जो अभ्यर्थी चयनित नहीं है,
कौन से, जो अभ्यर्थी चयनित नहीं है इस भर्ती में, या कट ऑफ के आसपास है, या डबल में पास है, कुछ भी हम कह सकते हैं, वो अभ्यर्थी पूरी तरीके से गलत तथ्यों के साथ में कोर्ट चले जाते हैं, जो कि गए, और तमाम 80 से ऊपर सभी विषयों में लगभग याचिकाएं लगा चुके हैं, जैसा कि आपको पता है भाई। अब हम बात करते हैं इसके बाद, वो एक उदाहरण के तौर पे लेके चलता हूं मैं आपके सामने, जो अभी हमारे सामने 17 तारीख का कोर्ट का डिसीजन आया था। ग्रुप बी का जीके का पेपर प्रश्न संख्या 72 को कमल यादव और अन्य द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट पीठ जयपुर में चैलेंज किया गया, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन अंग्रेजी माध्यम का भाग 2 खंड 1 द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 नंबर 35 ऑफ 2009 दिनांक 26/8/2009 के चैप्टर 2 राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। दोस्तों, हो सकता है आपको मैं जो बोल रहा हूँ ये बात समझ में नहीं आए, लेकिन इसका पूरा तथ्य और पूरा सबूत के साथ मैं सारी चीजें आप सभी को बता सकता हूँ। क्रम संख्या 3 फर्स्ट पर दिया हुआ है। ये सारी हमने रिसर्च इसलिए की कि कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया को आरपीएससी और सरकार द्वारा विलंबित किया जा रहा है, और बिना गलत तथ्यों के माध्यम के जरिए। तो देखो इसके बाद क्या हुआ, इसमें जो आंसर था 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, जो आरपीएससी के विषय विशेषज्ञों के द्वारा सही माना, जबकि 3 फर्स्ट पर आगे टिप्पणी क्या लिखी थी, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो कि प्रश्न की भाषा के अनुसार है। मतलब अब जो आंसर इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है पहले से, ये ठीक है, इसमें कहीं प्रकार से कोई वो गड़बड़ी नहीं की है। लेकिन कमल यादव और अन्य ने जो चैप्टर 2 के क्रम संख्या 4 को कोर्ट में आधार बताया, और बताया कि ये आधार देखो, इसके हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन कमल यादव और उन्होंने जो एक्चुअल में जो तथ्य था उसके जस्ट साइड में एक विशेष टिप्पणी लिखी हुई है, वो नहीं बता पाए, वो बात उन्होंने छिपाई, मतलब गलत तथ्यों के साथ इस चीज को पेश किया। अब ये चीज यहां से निकल के आती है अपने रिसर्च से कि वहां लिखा हुआ है, ठीक इसके सामने क्या लिखा हुआ है, स्पेशल प्रोविजन, विशेष अनुबंध लिखा हुआ है, वहां पर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि गलत तथ्य पेश किए गए, भर्ती प्रक्रिया को जानबूझकर रुकवा दिया गया है। मतलब क्वेश्चन में कहीं विशेष या स्पेशल शब्द का काम में नहीं लिया गया है, क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है, लेकिन फिर भी इसको वो किया जा रहा है। तो ये हमने उदाहरण लेके चले। सेम इसी प्रकार से हम हमारे हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात कर लेता हूं। हमारे खुद का हिंदी सब्जेक्ट में भी इसी प्रकार के जो 10 क्वेश्चन हैं वो भी गलत तथ्यों की जानकारी के साथ में पेश किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कमल यादव और अन्य के तार इतने ज्यादा तरीके से बढ़े हुए हैं कि रातों रात स्टे आना और कोर्ट भर्ती प्रक्रिया को तुरंत रुकवाकर कि कोई निश्चित समय ही नहीं है कि ये हमारा काम कब पूरा होगा, उलझाने का प्रयास करते हैं। ऊपर से हमारे बीच में एक फूट और डालने जा रहे हैं कि एक ग्रुप ए और ग्रुप सी और ग्रुप बी वाली बात कि ए और सी का रास्ता साफ हो जाए, बी को बाद में मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 80 से ऊपर तमाम याचिकाएं लगी हैं, सबूत के साथ में मैं आपको बता दूंगा, मेरे से मिल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80 से ज्यादा जो तमाम याचिकाएं लगी हैं, लगभग मान के चलो सभी सब्जेक्टों में। दूसरा जो 15 दिन का समय मिला है, इनमें डेली याचिकाएं लग रही हैं, बिल्कुल लड़के रिसर्च कर रहे हैं, एक्टिव हो चुके हैं। वो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या डबल में पास हुए हैं, वो अब एक्टिवेट हो चुके हैं। इसके साथ में आगे की जो जानकारी है वो मैं बताता हूँ, ज्यादा समय खराब ना करके, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखो, प्रश्न अगर चेंज और डिलीट करवाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है इन तथ्यों के हिसाब से, तो नो चेंज होना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर यथा उत्तर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो साथ ही आरपीएससी के विषय विशेषज्ञों द्वारा जारी अंतिम आंसर की को ही पूर्ण रूप से सही मान लिया जाए। जबकि अब सुनो, ध्यान से सुनो इस बात को, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड आंसर की को ही सही माना है। अब तक केस हुआ था जिसमें सेकंड आंसर की कोई सही माना, 2016 में ये केस हुआ था जिसमें सेकंड आंसर की कोई अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था। क्यों? क्योंकि इसमें भी कोर्ट ने कहा कि इसमें भी विषय विशेषज्ञ ही होते हैं, इसलिए माना। अरे अभ्यर्थियों द्वारा आरपीएससी से हमने निवेदन किया कि कोर्ट में जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों के हित में सभी याचिकाओं से संबंधित अपना पक्ष मजबूती से रखें, ये हमने कहा। अगर कोर्ट द्वारा हमारे पक्ष को किसी भी प्रकार से गलत साबित कर दिया जाता है, मान के चलते हैं अगर गलत साबित कर दिया जाता है, तो क्या है, इससे आरपीएससी द्वारा डबल बेंच में चुनौती दी जाए। हम चाहते हैं कि डबल बेंच में चुनौती जाए, ये हमने उनको बताने की कोशिश की, लेकिन हमारी बात बिल्कुल उन्होंने सख्त रूप के साथ सुनी ही नहीं, ठीक है। इसके बाद चुनौती दी जाए, हम ये चाहते थे। उसके बाद
भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट के निर्णय के अधीन रखकर सभी चयनितों को हमको ज्वाइनिंग दे दी जाए। ऐसा हम चाह रहे थे उनसे कह के कि आप कोर्ट को निर्णय के अधीन रखकर हमें ज्वाइनिंग दे दो, डबल बेंच में चुनौती डाल दो। अगर कोर्ट आपके विपक्ष में कोई डिसीजन देता है तो देखिए भैया, पहली बात तो कोर्ट के भी हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। विकेश गुप्ता की याचिका को देखें आप उठा के उसके फैसले को, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके हाथ बांधे हुए हैं कि आप जो विशेषज्ञ द्वारा जो आंसर की जारी कर देती है या जो भी उस पर आप इस तरीके से किसी भी प्रकार का अपोजिशन नहीं कर सकते, मतलब खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन तो इस कहीं ना कहीं लेकिन ये कोर्ट कहीं ना कहीं समय जरूर खराब कर देगा और आरपीएससी की वजह से कुछ क्षणों में उलटफेर निश्चित रूप से होने के चांसेस पूरे पूरे बचते हैं। अब अगर आरपीएससी को इस प्रक्रिया के दौरान यह लगे कि चयनित अभ्यर्थियों के हित में थर्ड पार्टी वकील अपने दलीलों के साथ आयोग के साथ काम करे, अगर आरपीएससी को लगे ऐसा, तो हमने क्या कहा, चयनित अभ्यर्थियों को यह मौका अवश्य दो। अगर आरपीएससी को ऐसा लगता है ना कि आप थर्ड पार्टी उतारो और हमारे साथ मिलकर काम करो, तो ये आरपीएससी हमें अवश्य मौका दे, ये हमने इनके पास बात रखने की कोशिश की। उसके बाद क्या होता है, हमने ये भी कहा कि 3 साल से लंबित है, सभी चयनित अभ्यर्थी मानसिक आर्थिक सामाजिक रूप से प्रताड़ित तो है ही, तो कृपया करके इस भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करवा दे और बीकानेर शिक्षा निदेशालय को नियुक्ति के लिए प्रस्तावना आदेश भेज दो, जिससे कि क्या है हमें ज्वाइनिंग का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए। बीकानेर निदेशालय बिल्कुल पूरी तरीके से तत्पर था हमें ज्वाइनिंग देने के लिए, सेम डे ऑर्डर भी आ गया लेकिन काम हो नहीं पाया। अब आज हमारे पास जो हमने धरने का प्रोग्राम बनाया वो इसीलिए बनाया, सभी की सहमति से बनाया। आज हम लगभग 25 के आसपास सदस्य थे जो कि हमने इतने ही बुलाए थे आरपीएससी जाने के लिए शिष्टमंडल, उनकी सभी की राय ली, प्लस कुछ महानुभाव जो हमारे ज़्यादा अच्छे से नॉलेज थी इनको, वो सारी जानकारी लेके हमने धरने का प्रोग्राम तय कर दिया। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अब समय आ गया है हमें एकजुट होकर लड़ने का, और बिना धरना बिना प्रदर्शन के काम नहीं हो सकता। सरकार पर प्रेशर हमें क्रिएट करना ही है। देखिए इसके साथ ही हमने 3 काम और डिसाइड करे हैं धरने के साथ। सबसे पहला कार्य हमारा ये था कि जो भी हमारे एमएलए और एमपीज थे उनको अपने अपने क्षेत्रों में 5-5 की टीम बना के आप सभी ज्ञापन देंगे और तुरंत ही फोन कॉल करके उनको मंत्री जी और अशोक गहलोत जी को इस चीज के लिए प्रेशर क्रिएट करेंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करवा दो। लेकिन दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, आज जब शिक्षा मंत्री जी के पास में हमारे राकेश जी और शिखर की टीम फेरिन साहब के साथ में गई थी, तो वहां पर मैं आपको बता दूं अंदर की बातें मैं सारी क्लियर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी ये मान के चले कहीं ना कहीं हमारे लिए मुसीबत निश्चित रूप से है और अब हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। आपके स्वयं का विवेक आप इस्तेमाल करें कि यहाँ पर टिकना पड़ता है, मजबूती के साथ संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि हमारे जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा और भी लोग आ रहे हैं, तो भाइयों सभी लोग आ रहे हैं। मेरे पास काफी लोगों के फोन आ गए, काफी लोग रात को भी आ गए थे और आज भी हम काफी संख्या में थे। भारी मात्रा में हमारे पास कल 23 तारीख को सभी जगहों से धरना स्थल के लिए अभ्यर्थी आने वाले हैं, आ रहे हैं। धरने की जो परमिशन थी जिला कलेक्टर महोदय साहब के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है। सभी किसी भी प्रकार का आपको इसमें विरोध और अलग से अवैधानिक या इलीगल तरीके से काम कुछ भी नहीं करना है। जो भी आएगा कंट्रोल के साथ धरने में बैठेगा, अन्यथा वो आए ना। धरने के लिए यहाँ पर हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा, पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी हर प्रकार से। और ये धरने का मुख्य लीडर आप किसी को मत समझे, आप स्वयं में अपने आप में लीडर बने। हालांकि इस बात को पूरे वो रणनीति के साथ हम तैयार कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी ये मत सोचना इसको राजनीति का विषय तो देना ही नहीं है हमारे धरने को। ना तो हम किसी राजनेता को इसमें इंक्लूड करेंगे, ना ही किसी और को राजनीति का रूप इसको देने देंगे। तो हमें सभी को मिलकर हमारे इस प्रयास को सार्थक रूप से बनाना है, ताकि हमारा सरकार पर सीधा सीधा असर चला जाए। उपचुनाव भाइयों पास में आ रहे हैं, निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी अशोक गहलोत जी हमारी बात को, माननीय अशोक गहलोत जी हमारी बात को सुनेंगे और हमारे साथ न्यायोचित रास्ता निकालकर हमारी मांग को पूरी कर देंगे।